समंदर आस का, एक मोती विश्वास का, मुझसे होकर खुद तक पहुँचोगे तुम, सेतु हूँ मैं आज का इतिहास का। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन साहित्यिकी में। मैं हूँ रजनी सेन। साहित्यिकी शब्दों के सेतु के माध्यम से आपके आज को इतिहास से जोड़ने का काम करती है। शब्द जो फूल बनकर संघर्ष के लिए प्रेरित करते हैं, तो कभी नदी के जल की मानिंद आपको निरंतर बहना सिखाते हैं। और साहित्यिकी की बगिया में आज भी ऐसे ही फूल खिलेंगे जो आपको कुछ नया रचने के लिए प्रेरित करेंगे। तो आइए देख लेते हैं क्या कुछ खास होगा आज साहित्यिकी में आपके लिए। साहित्यिकी में आज जीवन यात्रा में मिलेंगे साहित्यकार डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी से। पुस्तक चर्चा में आप तक पहुंचेगी किताब प्राचीन भारत के स्त्री रत्न। और किताबों की दुनिया में आपको लिए चलेंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के पुस्तकालय में। यूं तो किताबों में भी दर्ज होंगी कई कहानियां मेरी, पर तुम्हें फटी एड़ियों में नजर आएंगी निशानियां मेरी। हमारी साहित्य की दुनिया में कई ऐसे महान साहित्यकार हुए हैं जिनके संघर्ष ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है। लेकिन आज जीवन यात्रा में जिस साहित्यकार से आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं, संघर्ष बचपन से ही उसका हमजोली रहा और भूख सच्ची साथी। बावजूद इसके उनकी रचनाओं में जीवन के प्रति एक अनोखा अनुराग दिखता है, एक मिठास दिखती है, कोई कड़वाहट नजर नहीं आती। उन्होंने आलोचना को नए आयाम दिए और मीराबाई और तुलसीदास जैसे चरित्रों की नई व्याख्या कर हम तक पहुंचाया। आइए जीवन यात्रा में मिलते हैं साहित्यकार और शिखर आलोचक डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी से। हमारे साथ हैं महान साहित्यकार, शिखर आलोचक, एक बेहद खूबसूरत कवि डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका साहित्यिकी में। आपकी साहित्यिक यात्रा कैसे शुरू हुई ये सवाल तो हम करेंगे ही, लेकिन जो आपका सबसे प्रिय विषय है और आपकी स्मृतियों में जो बहुत सुंदरता के साथ आता है, आपका गांव, आपका प्यारा बिस्कुट, जी, उससे शुरुआत करते हैं। उस गांव की स्मृतियाँ कैसे आपके मन में आती हैं? देखिए, मेरा गांव बिल्कुल नेपाल की तराई में है, उसको तराई कहते हैं। मेरे गांव से करीब 10 कोस की दूर पर, हमारे यहाँ कोस चलता है, तो मतलब 20 किलोमीटर की दूरी से नेपाल शुरू हो जाता है। मेरे घर के दरवाजे पर अगर खड़े हों आपको हिमालय की पहाड़ियाँ आपको दिखलाई पड़ेंगी। और सबसे नज़दीक जो आवागमन के साधन का रेलवे स्टेशन है गैंसड़ी, करीब 20 किलोमीटर पड़ता है। अब मेरे गांव की जो याद है मुझे, सबसे पहली याद ये है कि चांदनी रात में मैं अपनी माँ के साथ मैं लेटा हूँ और चांदनी चारों ओर है। तो मुझे लगता था कि जो चांद और चांदनी है वो कोई जीवित चीज़ है, ऐसा नहीं लगता था कि कोई अजब चीज़ है। और मुझे ऐसा लगता था जैसे कि वो चांदनी मैं खा रहा हूँ, वो मैं पी रहा हूँ, मुझसे बोल रही है। बच्चों के लिए जो चीज़ें होती हैं बचपन में वो सजीव होती हैं। जैसे अगर आप कोई जैसे अब हमने बचपन में स्कूल में पढ़ी थी कि चुन्नू मुन्नू हैं दो भाई, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ी नहीं पढ़ी, हम चुन्नू मुन्नू हैं दो भाई, इसकी अम्मा उसकी ताई, दो लोग खेल रहे हैं ऐसे, चुन्नू ने जब पटका उसको और दबा कर दबका उसका, चुन्नू रोया ही मुन्नू रोआ हो। तो ये लगता था कि चुन्नू मुन्नू जो हैं ये सचमुच हैं। वो कैरेक्टर किताबी आवाज़ लगता है कि वो तो नहीं है। जो बचपना होता है बेटा, वो कई मामलों में बड़ा समृद्धतर होता है। ज़िंदगी के हिसाब से वो ज़्यादा खूबसूरत होता है और ज़्यादा भरा पूरा होता है। बड़े होने पर
ये लगता है कि ये तो सब झूठा था, ये तो सब भरम था, लेकिन बचपने में वो सब चीज़ें अलाइव लगती हैं, ज़िंदा लगती हैं, और आप उन सब के साथ रहते हैं। एक चिकवन होता था, एक पुनवन होता था, कोइयाँ होती थी, कुमुद होते थे, कम। अब ये जो किताबों में, साहित्यों में आजकल इनकी दिखलाई नहीं पड़ता, वो सब होते थे, चारों तरफ होते थे। बरसात का पानी, उसमें कैसी आवाज़ होती है, तालाब के जल की कैसी गंध होती है, ये कुमुद जिसे कोइयाँ कहते हैं, उसको सूंघो तो कैसी खुशबू आती है। तो आपकी जो किताब है नंगा तलाई का जी हाँ, गाँव, जी हाँ, जी हाँ, उसे सब स्मृति लिखा है आख्यान। मैंने, उसे सब लिखा है मैं जानबूझ के, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी किसी किताब का नाम न लूँ। कोई दूसरा लें तो अच्छा है, मैं खुद नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा था उस किताब का नाम। तो ये है बेटा, ठीक है, उसमें लिखा है मैंने। हाँ, जी जी जी। और विधिवत स्कूल तो कोई था नहीं, कोई बड़ी इमारत नहीं थी, एक ना। शिवाला से आपकी पढ़ाई गया शुरू हुई प्रसाद थी। शिवाला था, जी। तो वो शिवाला था, शिवालय था। वो बिस्कोहर एक ज़माने में मेरा गांव व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, मेडिवल पीरियड, यानी मैं अनुमान करता हूँ कि वो व्यापारी स्तर रहा होगा। तो वहाँ एक बहुत बड़े सेठ से गया प्रसाद, तो उन्होंने वो शिवाला बनवा रखा था। हम लोग का ऐसा नहीं पढ़ाई थी, अपना जाते थे पट्टी लेकर के काठ की और बैठ जाते थे खड़िया उड़िया लेकर के। गांव में एक प्राइमरी स्कूल था, मिडिल स्कूल नहीं था, कोई नहीं था। तो ये था कि वहाँ डिप्टी साहब आते थे इंस्पेक्शन लेने के लिए, तो डिप्टी साहब आते थे तो शाम को मैंने देखा लोग उनके सेवा में पपीता खिलाते थे उनको। तो मेरे मन में उत्साह आता था कि अगर मैं ऐसे डिप्टी हो जाऊँ तो मैं भी पपीता खाने को लोग मुझे देंगे, ये लगता था मुझे। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, और जब कानपुर गए तो वहाँ पर भी लोगों ने आपकी पढ़ाई में मदद की और आप पढ़ भी रहे थे, लेकिन फिर आपको लगा फिल्मों का शौक। अरे नहीं, चल बताता होता तो हुआ ये कि अब बड़ा किस्सा बेटा अलग है। कैसे मैं पढ़ाई कर गया, मेरे आसपास जवार में, जवार एक लफ्ज़ है, गांव में बोला जाता है, एरिया लोकल जवार। जवार में कोई, जब कोई आदमी दर्जा 4 पास कर लेता था तो बड़ा बड़ी विद्वान माना जाता था। पता नहीं किस तरीके से क्या हुआ, हमारे गांव में एक लाइब्रेरी खुली थी, तो उस लाइब्रेरी में किताबें लेकर मैं पढ़ता था। तो उसमें जो हीरो होता था, वो जैसा कि पुराने ज़माने के हीरोज़ होते थे, वो टीबी होती थी, मर जाते थे, जैसे आजकल एड्स वगैरह हो जाता है। तो वो प्रोफेसर था हीरो, तो मेरे मन में तो प्रोफेसर बनना चाहिए, रोमांटिक। तो इसके बाद मैं पता नहीं कैसे पढ़ लिख गया, बलरामपुर चला गया, बलरामपुर से कानपुर पढ़ने चला गया। मुझे समझ में आता है, आज छोड़ दे मैं नहीं कर पाऊँगा। तो वहाँ मुझे स्कॉलरशिप मिलने लगी, और 44 में मुझे 60 रुपये महीने के स्कॉलरशिप मिलने लगी। तो 60 रुपये बहुत, मेरा एक यार था, तो उसके पास एक साइकिल थी। तो जब 60 रुपया महीना मिलने लगा तो मेरा खाना पीना चलने लगा। पहले खाना पीना नहीं हो पाता था मेरा, तो उसकी साइकिल पर बैठ करके मैं पिक्चर देखता, एक दिन में 4-4 पिक्चर देखता था। तो फिर ये हुआ कि फेल हो गया मैं, फेल नहीं होगा, फर्स्ट क्लास नहीं आया मेरा। मैं मेरा फर्स्ट क्लास आता था, टॉप करता था हमेशा। उस साल मेरा 3 नंबर से रह गया। इतनी शर्म मुझे आई कि तब से मैं कानपुर 25 साल तक नहीं गया। फिर मैं बनारस भाग गया वहाँ से, पंडित जी के पास, आचार्य सचदेव जी के पास। तो कभी कभी बेटा ऐसा होता है कि ज़िंदगी में जहाँ आप फेल होते हैं, असफल होते हैं, वहाँ से सफलता की एक और अच्छी राह निकलती है। एक दरवाज़ा बंद होता है, 2 दरवाजे खुलते हैं। अरे और वो हमारे साथ बेहतर हुआ। जी अगर मैं फर्स्ट क्लास आ गया होता तो वहीं रहता, एसटी कॉलेज में। जब मैं ये हो गया कि किसको मुँह दिखाऊंगा, तो मैं आचार्य हृदय जी के पास पहुँच गया। बाहर आदमी रविंद्रनाथ के साथ जो 25 साल तक थे, जो इंदिरा गांधी के टीचर थे, उनको नेहरू जी मानते थे, तो इतने बड़े आदमी के पास में पहुँचा। मैं उनके बारे में एक किस्सा सुना दूँ ज़रूर। जब मैं उनके पास गया तो पंडित जी खड़े थे, लंबे चौड़े, और जैसे ब्राह्मण लोग पहनते हैं ना, वो
बनियान असबही बाहीं पड़े हुए और कुर्ता यहाँ तक वो चरण स्पर्श किया मैंने। कैसे आए हो? तो मैंने कहा कि पंडित जी बता दिया मैंने कि मैं कम नंबर आए मेरे यहाँ के चला आया हूँ, अब आपके पास आया हूँ, कुछ बन जाऊँ मैं। तो कहा उन्होंने कि ऐसे तो नहीं बनता है, आदमी तो अपने परिश्रम से बनता है, कोई बनाता हो तो नहीं किसी को। अगर तुम आ गए हो तो तुम शिष्य हो, तो शिष्य और गुरु का बड़ा उससे और निकट संबंध क्या होता है, पढ़ो लिखो ठीक है। मैं निकला घर से, उनके घर से निकला तो 1 मिनट बाद उन्होंने बुलाया मुझे, न जान न पहचान न कुछ पूछा तुम्हें भूख तो नहीं लगी? खैर मैंने कहा कि भूख नहीं लगी है, लगी थी लेकिन मैंने कहा भूख नहीं लगी मुझे। तो ऐसा महान गुरु मुझे मिला। और इसके बाद उनके बारे में मैंने किताब लिखी है पूरी। जी जी, उनके विराट व्यक्तित्व को आपने किताब आपके में, हाँ। जो शब्द दिए हैं, आपने भी संघर्ष भूख बड़े करीब से देखा है। बहुत बहुत भूख बहुत सा है मैंने, बहुत भूख सा है और मैंने, जब हाँ। लोकवादी तुलसीदास, आपने तुलसीदास का जो चरित्र आम जनता के सामने रखा, हाँ। और जब आप उनकी बात भी करते हैं तो बार बार एक बात आप ज़रूर कहते हैं कि वो जब राम को भी का भी बखान करते हैं तो अपनी भूख नहीं छिपा पाते, हाँ। अपना संघर्ष नहीं छिपा पाते। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, आपका संघर्ष और भूख के बावजूद आपने जीवन की सुंदरता को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया। तुलसीदास की शख्सियत के 2 रूप हैं, एक तो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणवादी हैं, जिस कारण उनकी आज आलोचना होती है और ठीक आलोचना होती है। लेकिन दूसरा रूप यह है कि भूख का और बेरोजगारी का जैसा बयान तुलसीदास ने किया है वैसा नागार्जुन ने भी नहीं किया है। दूसरी बात यह है कि जहाँ जहाँ वो परम आनंदित होते हैं, पूरा इनमें निरपवाद रूप से कह रहा हूँ, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, वहाँ कहेंगे अरे ऐसा सुख मिला जैसे भूखे को अनाज से मिलता है। अब देखो तुलसीदास के लिटरेचर में राम और भरत, भरत बिल्कुल तुलसीदास की क्रिएशन है। राम और भरत के मिला, आज भी कहते भरत मिलाप हो रहा है। तो राम को मिलने जब भरत गए तो भरत ने देखा दूर से कि राम वहाँ बैठे हैं। तो भरत दीख बन सैल समाजू, भरत ने देखा उस शैल पर एक भरत बैठे हुए हैं सबके साथ, क्षुधित मुदित जन पायु सुनाजू, जैसे भूखे को अन्न न मिल जाए वैसा सुख हुआ। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, आग बढ़वागिते बड़ी है आग पेट की। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, वही हाँ वही जो गगन को युगों से बिना कष्ट श्रम के संभाले हुए हूँ। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। नारी शक्ति एक ऐसी हवा, एक ऐसी आंधी जिसके श्वास से सारा जगत श्वास लेता है, जिसके चलने से सारा जगत चलता है। नारी शक्ति जिस धुरी पर सारी दुनिया घूम रही है। इस नारी शक्ति को बार बार नमन किया गया है, हर बार उसे सम्मान दिया गया है, कभी शब्दों के माध्यम से, कभी कविता के माध्यम से, तो कभी अच्छी किताबों के माध्यम से। आज पुस्तक चर्चा में आप तक स्त्री शक्ति को दर्शाती एक किताब आ रही है जिसमें प्राचीन भारत के स्त्री रत्नों की चर्चा की गई है, और एक किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए बता रहे हैं डॉक्टर राज भारद्वाज। देखते हैं पुस्तक चर्चा। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं प्रकाशन विभाग से प्रकाशित पुस्तक प्राचीन भारत के स्त्री रत्न। यह पुस्तक रामचंद्र वर्मा जी, शंकर लाल वर्मा और रीता रानी पालीवाल द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में प्राचीन भारत के 14 स्त्री रत्नों को सम्मिलित किया गया है। यदि भारतीय संस्कृति का आलोड़न विलोड़न करें तो प्रमुख रूप से जो हमारे सामने स्त्री रत्न आते हैं और इस पुस्तक में जिनको लिया गया है
उनमें प्रमुख हैं सीता, तारा, अहिल्या, द्रौपदी, मैत्री, गार्गी। ऐसे स्त्री चरित्रों का चयन लेखकों ने किया है जो आज की युवा पीढ़ी को प्रेरणा दे सकते हैं। इस पुस्तक में स्त्री रत्नों की बात की है। स्त्री परिवार की धुरी है, स्त्री बालक की प्रथम शिक्षिका भी है, स्त्री मूल्यों और भारतीय संस्कृति की प्रदायिनी भी है। स्त्री के विषय में जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वेदों से लेकर आज तक भारतीय समाज में ऐसी अनेक स्त्रियां रही हैं जिन्होंने अपने समय में बहुत से निर्णायक घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली स्त्रियों की यदि बात करते हुए हम सीता की बात करते हैं, राम सीता के बिना अधूरे हैं और शिव अपनी शक्ति के कारण ही महत्वपूर्ण हैं। राधा कृष्ण की मुरली से यदि राधा के प्रेम का स्वर नहीं निकलता तो मुरली की चर्चा व्यर्थ है। ऐसे ही अनेक स्त्री पात्रों का चयन इस पुस्तक में किया गया है। बहुत बार प्रश्न उठता है कि भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति उस तरह की नहीं रही जैसी आज देखने को मिलती है। शिक्षा की बात की जाती है तो कहा जाता है कि स्त्री को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे समाज में बहुत से ऋचाओं की जो रचयिता हैं वो स्त्री रही हैं। मैत्री और गार्गी की बात करते हैं तो वो ब्रह्म ज्ञान भी देती हैं। जनक के दरबार में जाकर सुलभा जनक को ब्रह्म ज्ञान देती हैं। मैत्रेयी अस्तो माँ सदगमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया की बात करती हैं। तो ऐसी ब्रह्म ज्ञान देने वाली, ऐसे विषयों पर चर्चा करने वाली स्त्रियां और जो याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि के साथ वाद विवाद करती हैं, तर्क करती हैं, तो ये भारतीय समाज की वही स्त्रियां हैं जो भारतीय संस्कृति को इतना ऊंचा उठाती हैं। दूसरी तरफ हमारे यहाँ सीता की बात होती है तो सीता पतिव्रता स्त्री के रूप में जानी जाती हैं। यदि देखिए आपके सामने एक प्रश्न है कि प्रेम की यदि बात होती है और पूछा जाए कि प्रेम का कौन सा स्मारक भारत में है, तो अधिकांश लोग, यहाँ तक कि 80% लोग कहेंगे कि ताजमहल। ताजमहल स्थापत्य का उदाहरण हो सकता है, लेकिन यहाँ मैं राम की जब बात करती हूँ, क्योंकि सीता पतिव्रता हैं, पति के साथ चलती हैं और उनके सुख दुख की भागीदार हैं, तो अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी के लिए राम लंका जाते हैं, रावण से युद्ध करते हैं और राम सेतु का निर्माण करते हैं। वहाँ कोई सत्ता उनके साथ नहीं है, प्रशासन उनके साथ नहीं है। तो यह इस तरह की जो स्त्री है सीता, भारतीय समाज के लिए आदर्श स्त्री हैं। उसी तरह द्रौपदी को लिया है। द्रौपदी अन्याय का, दुर्व्यवहार का प्रतिकार करती हैं और भारत के मानस पुत्रों के समक्ष प्रश्न खड़ा करती हैं। उनसे प्रश्न पूछती हैं कि मर्यादा में रहना होगा और यदि नहीं रहेंगे तो महाभारत जैसे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो जिन भी परिवारों में स्त्री को सम्मान नहीं दिया जाता, वहाँ पर इस तरह के परिणाम देखने को मिलते हैं। इसी तरह से तारा, अहिल्या जैसी स्त्रियों की बात भी इस पुस्तक में मिलती है। तारा अपने पति को समझाती है। ऐसा नहीं है कि पति ने जो कर दिया वो ठीक है, वो बुद्धिमता है। वो समझाती है कि तुम गलत कर रहे हो और उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें कवयित्रियों को भी लिया गया है। कश्मीरी कवयित्री, कन्नड़ कवयित्री की बात भी इसमें हुई है और मीराबाई की चर्चा भी है, जो मनुष्य से देवत्व की ओर जाने की एक घटना है, जो कठिनाइयों के बावजूद भी अपनी कृष्ण भक्ति को प्राप्त करती हैं। यह पुस्तक भारतीय समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, विशेष रूप से छात्रों को,
युवा पीढ़ी को पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो हमारा गौरवशाली अतीत है उसको जानने की ज़रूरत है। अपनी धरोहर पर हमें गर्व करना होगा, और जब हम अपनी धरोहर पर गर्व करेंगे तो उसके खो जाने का भय भी होगा और उसे संभालने के लिए हम तत्पर रहेंगे। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो हमारा जो अतीत है वो हमें प्रेरणा देता है और उससे हमें प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। ऐसे ही प्राचीन भारत के ये स्त्री रत्न, इस 14 रत्न इस पुस्तक में लिए गए हैं, और हमें जानने की ज़रूरत है कि भारत की स्त्रियां सशक्त थीं। आज जिस सशक्तिकरण की बात होती है वह सशक्तिकरण भारत की स्त्रियों को पहले से प्राप्त था। तो भारतीय संस्कृति, उसके इतिहास बोध को जानना है तो इस प्राचीन भारत के स्त्री रत्न को हमें पढ़ना होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, सभी से अनुरोध है कि एक बार इसे ज़रूर पढ़ें। एक कहानी में सारे तजुर्बे लपेटकर एक दोस्त कुछ किस्से, कुछ मोहब्बत छोड़ गया है। एक किताब जीवन की भरी पूरी धरोहर है, शब्दों का मुसाफिर यही विरासत छोड़ गया है। किताबें जो अपने भीतर जीवन की विरासत संजोए हुए हैं, जो हमारी संस्कृति की अनमोल धरोहर है। एक ऐसी ही धरोहर संजोई है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के पुस्तकालय में, जहां हमारी संस्कृति का गौरव गान करती कई बेहतरीन किताबें मौजूद हैं। ये पुस्तकालय दिल्ली के जनपद पर स्थित है, और अगर आप अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से जुड़ना चाहते हैं तो आपको इस पुस्तकालय की सैर ज़रूर करनी चाहिए। आइए आज किताबों की दुनिया में आपको लिए चलते हैं इसी पुस्तकालय में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, जिसकी की स्थापना 1987 में संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार के एक ऑटोनोमस ट्रस्ट के रूप में हुई, वो भारत का ही नहीं विश्व का एक बहुत ही प्रीमियर एंड यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो सबसे बड़ा फोकस है कि भारत में जितनी भी धरोहर है, जो विरासत है, हमारी कल्चरल हेरिटेज है, उसको कैसे हम लोग डिसमिनेट करें, कैसे कैटलॉग करें, इकट्ठा करें, लोगों तक पहुंचाएं। हमारे जो कल्चर हैं, हमारे ट्रेडिशन हैं, हमारी जो ज्ञान परंपरा है, हमारी जो पांडुलिपियाँ हैं, देश में सांस्कृतिक संवाद स्थापित करें। और इसी श्रेणी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में कलानिधि विभाग की स्थापना हुई, जो कि एक ट्रेजर ट्रॉव है भारतीय ज्ञान संपदा का, जिसको कि आप कह सकते हैं कि भारत में नहीं विश्व में एक अनोखी धरोहर को सजे हुए है। ये इसके एक विभिन्न विभाग हैं, जिसमें कि पुस्तकालय, जो कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक रेयर बुक्स और पर्सनल कलेक्शन सभी को संजोए हुए है। उसमें सबसे यूनिक प्रोग्राम है पर्सनल कलेक्शन ऑफ एमिनेंट स्कॉलर्स, जिसमें कि अब तक 25 ऐसी महान विभूतियाँ, ऐसे एमिनेंट स्कॉलर्स, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर कपिला भाषण, श्याम बेनेगल, देवेंद्र स्वरूप, प्रोफेसर नामवर सिंह, ठाकुर जयदेव सिंह, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनके पर्सनल लाइब्रेरीज़ को हमने उस पर्सनल कलेक्शन में रखा हुआ है। कोई भी यूज़र जो कि इन विद्वानों के बारे में, इनके कार्यों के बारे में, इनकी पुस्तकों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेना चाहता है, वो ये संग्रह उसके लिए बहुमूल्य है। इसके साथ साथ जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन जो रेफरेंस लाइब्रेरी है, उसमें रेयर बुक्स हैं। ऐसी रेयर बुक्स जो कि 300-400 साल पहले लिखी गई, जो कि
भारतीय इतिहास को, भारतीय धरोहर को एक नए आयाम देती है। वो सारा रेयर बुक कलेक्शन हमारे यहाँ संजोहित है, उसका डिजिटाइजेशन भी किया हुआ है, उसकी हम जल्दी ही एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा सबसे मुख्य कार्यक्रम कलानिधि विभाग में होता रहा है कि भारत की जो पांडुलिपियाँ हैं उनको कैसे प्रिजर्व करें, कैसे लोगों तक पहुँचाएँ। तो इस श्रेणी में 1989 में एक कार्यक्रम शुरू हुआ जिसमें कि विभिन्न मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरीज़ की जो मैन्युस्क्रिप्ट थी उनका माइक्रो फिल्मिंग शुरू किया गया और 2009 तक करीब 2,82,000 ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट को 52 मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी से माइक्रो फिल्म करके, जो कि अब डिजिटाइज हो चुकी हैं। और भारत के जितने भी स्कॉलर्स हैं, संस्कृत स्कॉलर हों या फिर कोई भी इंडोलॉजिस्ट हो, इंडिक स्कॉलर्स हों, उनकी सारी ज़रूरतों को ये कलेक्शन पूरी करता है। उसके साथ साथ जो 2003 में नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट लॉन्च हुआ, उसका सारा कलेक्शन NMM के पास है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है कल्चरल आर्काइव, जिसमें कि 45 से ज़्यादा एमिनेंट आर्ट हिस्टोरियन, स्कल्पचर्स, फोटोग्राफर्स और आर्ट और कल्चर में जो बहुत सारे विद्वान हैं उनके पर्सनल कलेक्शंस को, उनके आर्टिफैक्ट्स को, आर्ट ऑब्जेक्ट्स को कल्चर आर्काइव में कलेक्ट किया गया है। जो एग्जीबिशंस हों या फिर बहुत सारे सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, पब्लिकेशंस उसके बेसिस पर तैयार किए जाते हैं। कलानिधि विभाग का यूनेस्को सेल जो कि IGNCA नोडल सेंटर है यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम का, जिसका मैं इंचार्ज हूँ। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम इंटरनेशनल रजिस्टर के लिए, रीजनल रजिस्टर के लिए कोई भी नॉमिनेशन करना हो उसके लिए यूनेस्को सेल जो कलानिधि विभाग का है वो रिस्पॉन्सिबल है। हमारा जो पूरा जो संग्रहालय है, चाहे वो विजुअल्स हों, चाहे बुक्स हों, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस के तौर में चाहे JSTOR हो, एब्सको ह्यूमैनिटीज़ हो, इस तरह की सारी सहूलियत हम प्रोवाइड करते हैं। हमारे 9 रीजनल सेंटर पूरे भारत में जो कि एक तरह से पूरक हैं हमारे रीजनल कल्चर को प्रमोट करने के लिए। उनके पास भी कुछ डिपार्टमेंट लाइब्रेरीज़ हैं जो कि वहाँ के क्षेत्र के कलेक्शंस को संयोजित करते हैं। भारत का जो भी कला से रिलेटेड स्कॉलर हैं जिनको कि पांडुलिपियाँ चाहिए या किसी भी तरह की कोई भी ज्ञान परंपरा से रिलेटेड पुस्तक चाहिए, वो इस पुस्तकालय में आ सकता है। ये सभी के लिए ओपन है। आप मेंबर भी बन सकते हैं। बहुत नॉमिनल फ़ी है। लाइफ टाइम मेंबरशिप 5,000 रुपये है। बाकी एनुअल मेंबरशिप 500 रुपीज़ है। स्टूडेंट के लिए 350 रुपीज़ है। तो और सबसे बड़ी बात है एयर कंडीशन रीडिंग रूम्स हैं। बहुत ही सेंट्रली लोकेटेड है ये पुस्तकालय जो कि और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे पब्लिकेशन जो पर्सनल कलेक्शंस में हैं, ऐसे रेयर पब्लिकेशंस हैं जो कहीं और नहीं मिलते हैं। तो आप आइए और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के पुस्तकालय और जितने भी हमारे कल्चरल आर्काइव है, विजुअल आर्काइव है, पांडुलिपियाँ हैं, उन सभी का फ़ायदा उठा के अपना ज्ञान वर्धन कीजिए और साथ में भारतीय कला संपदा को आगे बढ़ाइए। फूल झड़ते हैं जिस तरह हर सिंगार के, कुछ इस तरह शब्दों को पिरोना तुम, जिनकी छाया हर ले हर एक मन की पीड़ा, प्रेम के ऐसे ही शब्द बोना तुम। शब्द जिनकी हरियाली से हमारा मन भी हरियाली से जुड़ जाता है। शब्द जो पेड़ बनकर किसी एक राहगीर को नहीं, हजारों राहगीरों को राह दिखाते हैं, उन्हें छाया देते हैं। कोशिश की जानी चाहिए कि शब्दों की हरियाली को बढ़ाने में हर एक अपना योगदान दे। आप भी इस हरियाली से जुड़ सकते हैं। अच्छी किताबें पढ़िए, साहित्य सृजन करिए और देखिए साहित्यिकी की दुनिया में साहित्य से जुड़े ऐसे ही अनमोल मोती लेकर आपके लिए हर हफ्ते हम आते रहेंगे। फिलहाल आज मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
आप देख रहे हैं डीडी भारती।